बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री बुक के यूनिट 8 एनर्जेटिक्स के लेक्चर नंबर 1 को कवर करेंगे, जिसमें आज के हमारे टॉपिक्स हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और एंड में हम देखेंगे एग्जाम्पल और साथ में कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 8.1 और 8.2। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर। स्टूडेंट अगर हम बात करें थर्मोकेमिकल रिएक्शंस की, तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि अ केमिकल रिएक्शन विच प्रोसीड्स विद एवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इज कॉल्ड अ थर्मोकेमिकल रिएक्शन। यानी स्टूडेंट कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट इन्वॉल्व हो, या तो हीट इमिट हो रही हो यानी वहाँ सिस्टम से बाहर इन्वायरमेंट को मिल रही हो, या फिर वो सिस्टम जो है इन्वायरमेंट से हीट एब्जॉर्ब कर रहा हो, इस तरह के केमिकल रिएक्शंस को हम थर्मोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। जिसकी एक आम और सादा जो एग्जांपल है वो है कि मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस क्या कर रही है, बेसिकली इन्वायरमेंट से हीट को एब्जॉर्ब कर रही है, तो ये एक थर्मोकेमिकल रिएक्शन है। इसके अलावा और भी बर्निंग ऑफ जो फ्यूल्स हैं, ये भी एक एग्जांपल है जिसमें हीट जो है बड़े पैमाने पर जो है वो इन्वायरमेंट को मिल रही है। तो हीट इन्वॉल्व है बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हीट इन्वॉल्व हो जाए उसको बोलेंगे थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। इस थर्मोकेमिकल रिएक्शन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय थर्मोकेमिकल इक्वेशन, यानी एक ऐसी इक्वेशन जिसमें हीट जो है या इंथैल्पी चेंज बता रहे होते हैं कि टोटल सिस्टम में कितनी हीट जो है वो चेंज हो रही है, इमिट हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है। इसको हम बताते हैं बाय द हेल्प ऑफ थर्मोकेमिकल इक्वेशन। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो जिसमें बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो या बॉन्ड फॉर्म हो, तो इस दौरान जो है वो हीट एब्जॉर्ब या हीट इमिट होती है उस केमिकल रिएक्शन में। तो इसको अगर हम इक्वेशन की मदद से समझाएं तो ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन होगी। थर्मोकेमिकल रिएक्शंस बेसिकली हमारे पास टू टाइप्स के हैं। वन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड अदर इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करें तो अ केमिकल रिएक्शन दैट प्रोसीड विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट इज कॉल्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्शन जो है वो सिस्टम से हीट एनवायरनमेंट को मिल रही होती है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि अ केमिकल रिएक्शन दैट प्रोसीड विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, यानी ये तब रिएक्शन होता है कि जब ये एनवायरनमेंट से हीट एब्जॉर्ब करे, तो इसको बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ एंडोथर्मिक आएगा। अगर हम इसकी बात करें फर्दर डिफरेंसेस की बात करें एक्सो और एंडो की, तो इसमें एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा है कि केमिकल सिस्टम ट्रांसफर एनर्जी टू द सराउंडिंग। इसमें केमिकल सिस्टम अपने अंदर से एनर्जी सराउंडिंग को ट्रांसफर करता है एज द रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं तो इस दौरान ये सिस्टम अपने अंदर से एनर्जी सराउंडिंग को ट्रांसफर कर रहा होता है। और एंडोथर्मिक क्या करता है कि सराउंडिंग से एनर्जी जो है, हीट एनर्जी जो है वो अपने अंदर ट्रांसफर कर रहा होता है। कि यहाँ यही लिखा हुआ है कि इन दीज रिएक्शन हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सराउंडिंग टू द सिस्टम। तो यहाँ सराउंडिंग से सिस्टम में जा रही होती है और यहाँ सिस्टम से सराउंडिंग में जा रही होती है। ये इन दोनों में एक डिफरेंस है। अगर हम इसकी बात करें, इसकी एग्जांपल की बात करें, तो बर्निंग ऑफ फ्यूल इज अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और साथ ही फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है जिसमें पौधा या प्लांट जो है वो क्या करता है कि सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड जो है वो प्रिपेयर करता है। तो वो फोटोसिंथेसिस जो है उसके लिए ज़रूरी है कि सनलाइट हो यानी हीट मिले प्लांट को, तो ये जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। अगर हम इसको इक्वेशन की मदद से समझें तो यहाँ देखें कि कार्बन और ऑक्सीजन मालिक्यूल जब मिलते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, और रिजल्ट में ये क्या करेगा कि इन बॉन्ड फॉर्मेशन में यानी CO2 के बॉन्ड फॉर्मेशन में ये सिस्टम जो है वो इन्वायरमेंट को हीट प्रोवाइड करेगा। और अगर हम इसकी एग्जांपल दें कि इसमें देखें कि कार्बन जब वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, तो इसमें क्या करेगा कि बाहर से इसको हीट रिक्वायर्ड होगी टू परफॉर्म दिस केमिकल रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए ये बाहर से हीट लेगा, तो कार्बन मोनो बनेगी और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो निकलेगी। तो इसमें एक और डिफरेंस ये भी है कि जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो उसको हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा उसको हम पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे।
स्टूडेंट, यहाँ हमारे पास एक कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 8.1 है और इसको हमें कहा गया है कि आप क्लासिफाई करें इन प्रोसेसेस को एज ए एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में। तो पहला हमारे पास जो ए पार्ट है इसमें है फ्रीजिंग ऑफ वाटर, यानी पानी का जमना, पानी का बर्फ में कन्वर्ट होना। ये अब एक्सो है कि एंडो है। तो इसमें सिंपल सी बात है कि पानी से जब बर्फ बनती है, आइस बनती है, तो इसको हम क्या करते हैं कि फ्रीजर के अंदर रख देते हैं। तो फ्रीजर क्या करता है कि इस पानी में से हीट को एक्सट्रैक्ट करता है, हीट को बाहर निकालता है। तो बेसिकली हम हीट निकाल कर कहाँ करता है, वो एनवायरनमेंट में भेज देता है। तो बेसिकली हम वाटर में से हीट निकालते हैं, तो तभी तो वो जो है पानी जो है वो बर्फ में या आइस में कन्वर्ट होता है। तो बेसिकली हीट निकालने के अमल को, यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर वो हीट एनवायरनमेंट को दे रहा है तो इसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो पहले का जो आंसर है वो है एक्सोथर्मिक। इसी तरीके से जो बी पार्ट है कंबस्शन ऑफ मीथेन, तो ये जो घरों में हम गैस जलाते हैं, जो सुई गैस जिसको आमतौर पर कहते हैं, चूल्हे या स्टोव के अंदर जो गैस जलती है, ये मीथेन गैस होती है। तो मीथेन गैस जब जलती है तो हमें हीट मिलती है, उसी हीट की मदद से हम जो है वो खाना बनाते हैं। तो बेसिकली ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी रिएक्शन से एनवायरनमेंट को हीट मिलती है। सी पार्ट की तरफ जाएं, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। तो सब्लिमेशन बेसिकली प्रोसेस है कि हमारे पास जो सॉलिड होता है वो गैस में कन्वर्ट होता है। तो अब ड्राई आइस है, ये कब कैसे गैस में कन्वर्ट होगी? ये तभी तो गैस में कन्वर्ट होगी अगर इसको हम हीट करें, यानी ये हीट सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसी के साथ आप यहाँ देखें कि जो डी पार्ट है इसमें वाटर मॉलिक्यूल हैं और वाटर मॉलिक्यूल गैस से जो है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहे हैं। यहाँ पहले ये गैसियस स्टेट में हैं, बाद में ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो गैस से लिक्विड अगर हमने बनाना है तो इसके अंदर से हीट हमें निकालनी पड़ेगी, और ये हीट जब इस वाटर मॉलिक्यूल की गैसियस फॉर्म से हम हीट निकालेंगे तो वो एनवायरनमेंट को जाएगी, यानी सिस्टम से एनवायरनमेंट को अगर हीट जा रही है तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। नेक्स्ट जो लास्ट हमारे पास है कि डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन के अगर हमने डिकम्पोजिशन करनी है, यानी इसका ब्रेक डाउन करना है लाइमस्टोन को, तो ये जब इसको ब्रेक किया जाता है तो ये लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, और इस प्रोसेस के लिए हमें हीट इसको देनी पड़ती है, तभी ये प्रोसेस होता है। तो ये भी हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक की जानिब। स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। यानी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है? तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो अमाउंट ऑफ हीट या थर्मल एनर्जी इवॉल्व और एब्जॉर्ब होती है या इमिट होती है या फिर वो सिस्टम एब्जॉर्ब करता है, इसको बोलेंगे इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इसकी एग्जांपल देखें, जैसे यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइन होते हैं तो ये क्या करते हैं कि हीट जो है वो सिस्टम को देते हैं, यानी ये हीट बेसिकली इमिट करते हैं। तो ये जो हीट इमिट कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ हीट, इसको हम बोलेंगे इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। तो ये बेसिकली इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है 8.4 विच इज बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्या है और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है? तो इसमें एक बात यह है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो ये बात हमें पता है कि उस केमिकल रिएक्शन होने के लिए बॉन्ड पहले जो मॉलिक्यूल के बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक करते हैं और न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं, यानी कुछ बॉन्ड ब्रेक करते हैं और कुछ बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो जब बॉन्ड ब्रेक होगा ना, तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ताकि वो बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर जाए, टूट जाए, और नया जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। तो वो एनर्जी जो किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए यूज हो उसे कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और बॉन्ड एनर्जी वो एनर्जी होती है कि जब कोई नया बॉन्ड हमने बनाना है तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो बॉन्ड एनर्जी कहलाएगी। इसको हम लिख लेते हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्स टू ब्रेक द 1 मोल ऑफ पर्टिकुलर बॉन्ड, यानी 1 मोल होना चाहिए उस जिस बॉन्ड को आपने ब्रेक करना है उन एटम्स का 1 मोल होना चाहिए, टू फॉर्म अ न्यूट्रल एटम इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बेसिकली बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी है, जो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें
रिक्वायर्ड होती है। इसके साथ अगर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन न्यूट्रल एटम फ्रॉम 1 मोल ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म, तो अगर 1 मोल का बॉन्ड जो है वो बने और इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ देखें कि ये जिस तरह हमारे पास कार्बन था और ऑक्सीजन था तो ये मिलकर CO2 बना, तो यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन थी। तो बॉन्ड फॉर्मेशन जब हुई तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई, तो बेसिकली ये बॉन्ड एनर्जी ही है जिसे हम इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कह रहे हैं। तो इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल से। वैसे यहाँ जो है वो इंथैल्पी चेंजेस को हम लिख सकते हैं, यानी कितनी हमारे पास इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, तो इस ये इक्वल होती है कि सम ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट में कितनी डिसोसिएशन एनर्जीज हो रही हैं, इसको अगर आप माइनस करें सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट तो हमें इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का पता चल जाएगा। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से मजीद समझते हैं तो हमें ये अंडरस्टैंड होगा। स्टूडेंट, यहाँ हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 8.1, जिसमें कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड फ्रॉम गिवन बॉन्ड एनर्जी डाटा। यानी ये गिवन बॉन्ड एनर्जी डाटा है जिसमें बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH, II और HI बॉन्ड आर जो है ना ये हमें गिवन है, जिसमें 436 है, 151 और 299 किलो जूल पर मोल है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी होती हैं जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये करना है कि हमें कोई भी केमिकल इक्वेशन है तो उसको हमने बैलेंस करना है। उसके बाद हमने जितने भी रिएक्टेंट हैं या प्रोडक्ट हैं उनको गैशियस फॉर्म में लिखना है, और एंड पर हमें क्या पता होना चाहिए, उनका ये फार्मूला पता होना चाहिए। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का जो फार्मूला है वो है सम ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हमें यहाँ गिवन है कि HH बॉन्ड है यानी H2 मॉलिक्यूल हैं, और II बॉन्ड है, I2 मॉलिक्यूल है, और ये गोज टू फॉर्म क्या बन रहा है, HI बॉन्ड बन रहा है। तो इसमें आप देखें कि हमने वो पहले यहाँ लिखना है कि सम ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो ये HH जो बॉन्ड है ना बेसिकली H2 मॉलिक्यूल बना हुआ है ये ब्रेक होगा, ये इसको कहेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और I2 जो मॉलिक्यूल हैं ये भी ब्रेक होंगे इनटू एटॉमिक फॉर्म में ये जाएंगे, ये 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, ये 1 मोल इनके क्या होंगे, ब्रेक होंगे। तो इनको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको बोलेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ II, आगे लिखेंगे ये वाला माइनस का साइन यहाँ डाल दिया हमने, और सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट हमारे पास 2 मोल है, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड है, तो यहाँ हमने 2 साथ मल्टीप्लाई कर लिया बॉन्ड एनर्जी ऑफ HI। तो अब हमें जो गिवन डाटा है वो हम लिख देते हैं कि HH मॉलिक्यूल को जब हम ब्रेक करेंगे तो ये इसके लिए जो एनर्जी हमें गिवन है वो है 436 किलो जूल पर मोल, ये हमने लिख लिया। इसका प्लस II जो मॉलिक्यूल है इसको ब्रेक करने के लिए 151 माइनस 2 टाइम, और बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी जो है वो HI की वो 299 है। तो इनको फर्दर हमने जस्ट सिंप्लीफाई करना है और ऐड वगैरह करना है, तो यहाँ हमारे पास एट द एंड रिजल्ट निकला -11 किलो जूल पर मोल। तो बेसिकली यहाँ से हमें ये बात पता चली कि ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसने हीट जो है सिस्टम ने अपने अंदर से बाहर निकाली, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के साथ हम नेगेटिव साइन लिखते होते हैं। इसके साथ अब हम चलते हैं, मूव करते हैं और समझते हैं कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 8.2 को, जिसमें हमें कहा गया है कि कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फ्रॉम गिवन बॉन्ड एनर्जी डाटा। तो बिल्कुल वैसे ही इसको हम करेंगे जिस तरह अभी हमने लास्ट में सीखा। तो सबसे पहले हमें यहाँ जो गिवन डाटा है वो HH और FF ये मॉलिक्यूल हैं, यानी H2 मॉलिक्यूल और F2 मॉलिक्यूल ये मिलकर बन रहे हैं HF मॉलिक्यूल, HF जो है बॉन्ड बना रहे हैं। तो इसको सबसे पहले हम इसकी केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं। यहाँ देखिए हमने लिख लिया कि H2 प्लस F2 गोज टू फॉर्म 2 मोल ऑफ HF। तो अब हमें ये बात पता है कि हम जो फार्मूला लिखते हैं जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का, जिसमें वो इक्वल होता है कि सम ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट हमारे पास H2 मॉलिक्यूल हैं और F2 मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमारे पास रिएक्टेंट हैं। तो इस H2 मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी है वो हमें दी गई है 436 और 155 रिस्पेक्टिवली। तो वो यहाँ हम इस माइनस से पहले लिख लेंगे।
हमने यहाँ लिख लिया इन दोनों को प्लस डाल के, और आगे -2 टाइम ये इनका बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी है, यानी बॉन्ड एनर्जी भी इसको कहते हैं, 2 टाइम बॉन्ड एनर्जी ऑफ HF लिख दिया। अब हम इनकी जस्ट वैल्यूज को पुट कर देंगे जो आगे क्वेश्चन में हमें गिवन है। 436 इसकी पुट कर ली, इसकी 155 और -2 टाइम इसकी 567 किलो जॉल पर मोल। तो अब हम क्या करेंगे कि इनको फर्दर इन दोनों को ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें और इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ हमारे पास आता है -543 किलो जॉल पर मोल। अब आप स्टूडेंट बताएं कि ये जो है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हमें क्या बता रही है, ये एंडो है या एक्सो है? तो मैं बता देता हूँ ये है जी एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि इसके साथ नेगेटिव साइन आ रहा है। तो हमारा जो आज का लेक्चर था ये अपने इख्तिताम को पहुँचा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो लेक्चर के साथ। अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।